आज के इस पॉडकास्ट के जो हमारे मेहमान हैं वो है डॉक्टर प्रिंस। डॉक्टर प्रिंस एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, जो कि BHMS और MD है। इनकी जो स्पेशलिटी है वो है चाइल्ड केयर में, यानी जो बच्चों को बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, स्पीच डिले होता है, ऑटिज्म होता है, ADHD होता है, इस प्रकार की सभी बीमारियों को ये ट्रीट करते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम उनसे जानेंगे कि इस तरह की बीमारियों में जो बच्चों को होती है उसमें होम्योपैथी किस तरीके से कारगर साबित होती है, और होम्योपैथिक साइंस एलोपैथिक से कितना अलग है, ये कैसे जो है हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रिंस जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रिंस जी आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। धन्यवाद। डॉक्टर प्रिंस, आप एक चाइल्ड एक्सपर्ट है, जी, चाइल्ड केयर एक्सपर्ट है जी। और होम्योपैथिक के डॉक्टर है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है, अक्सर देखने को मिलता है, वो क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, ये एक बेसिकली नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, इसमें विकार हो जाने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। खासकर बच्चों में ये डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जिसमें लर्निंग डिसऑर्डर हो गया, ADHD हो गया, हम्म। ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, ऐसी बीमारियाँ खासकर बच्चों में देखी जा रही हैं। और आज के समय में खासकर कोविड के बाद ये समस्या बहुत ही आम हो गई है। मैं पिछले 7 सालों से लगातार होम्योपैथी में ऐसे केसेस को देख रहा हूँ और बहुत हम्म। ही वंडरफुल इसमें रिजल्ट देखे जा रहे हैं। हम्म। बट परंतु बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी जो है एक इंडिविजुअलाइजेशन के करके पेशेंट को देखी जाती है, जिसमें पेशेंट के मानसिक शारीरिक लक्षणों को देखते हुए, हम्म। प्लस जब बच्चा माँ की कोख में होता है तो उसमें भी इंट्रायूटाइन हिस्ट्री के माँ को कोई स्ट्रेस तो नहीं था या किसी भी तरीके की कोई इंजरी तो नहीं हुई, तो बहुत सारे कारक होते हैं, उसके आधार पर होम्योपैथिक में चिकित्सा पद्धति में दवा दी जाती है। और ऐसे केसेस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमने अपने प्रैक्टिस में देखे हैं। जी जी, ओके। तो होम्योपैथिक किस तरीके से, मतलब आप किस तरीके से उनका जो है डायग्नोस करते हैं, किन बातों को ध्यान में रखते हैं ये करते हुए? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और बहुत सारी कंप्लेन लेके आते हैं कि बच्चे को स्पीच डिले है, हम्म। बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, हम्म। बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल है, या बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है स्कूल से कि टीचर्स उनको बहुत सारी नोटबुक में इंस्ट्रक्शन लिख के देते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर पेरेंट्स हैं, इनको अगर ऐसी कंप्लेन हो आ रही है स्कूल से या उनको ऐसी समस्या फेस करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले वो किसी अपने एक्सपर्ट से मिलें। और ऐसी जो बीमारी है, चाहे वो ADHD हो, हम्म। ऑटिज्म हो, सेरेब्रल पाल्सी हो, लर्निंग डिसऑर्डर हो, इन सभी बीमारियों के लिए आप एक्सपर्ट से मिलें और इनका डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। हम्म। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले अपने बच्चे को डायग्नोस कराएं कि उसको ADHD है या ऑटिज्म है। इन सभी के लिए बहुत सारे मानक हैं। जैसे हम बात करते हैं कि ADHD के लिए जैसे DSM-5 क्राइटेरिया होता है, हम्म। जिसमें 18 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कि बच्चा जो है वो हाइपर एक्टिव है या इनअटेंटिव है, या हाइपर एक्टिव इनअटेंटिव दोनों हैं। तो उसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसके आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। और जी। उस सिम्टम्स जो होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो वो ऑटिज्म या ADHD के श्रेणी में आता है। सबसे पहले देखा जाता है कि और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो उसके साथ में पाए जाते हैं। क्या वो सिम्टम्स बच्चे के अंदर 5 से 6 मंथ तक लगातार देखे जा रहे हैं? और ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो सिम्टम क्या बच्चे को घर में ही दिख रहे हैं या स्कूल में दिख रहे हैं, या ऐसे जहाँ पे सोशल गैदरिंग हो रही है वहाँ पर जा रहे हैं तो देखने। तो उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है कि बच्चे जो है किस कैटेगरी में आता है, वो लर्निंग डिसऑर्डर है उसको, या ADHD है, या ऑटिज्म है, या ADHD में भी उसको इनअटेंटिव है, या हाइपर जी। एक्टिव है। तो ऐसे केसेस में पेरेंट्स को जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए। ओके, ये अभी आपने एक बात बोली, स्पीच डिले। जी। तो अगर स्पीच डिले को मैं आपसे आसान भाषा में समझूं तो स्पीच डिले क्या होता है, बच्चों में ये क्यों होता है? क्या कोई ऐसी गलतियां माँ बाप कर जाते हैं जो पता नहीं होता, जिसकी वजह से स्पीच डिले हो जाता है? बताना चाहूँगा कि ये जो स्पीच डिले जो प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर ऑटिज़्म के केस में देखी जाती है। हम्म। और ये जो स्पीच डिले प्रॉब्लम होती है, ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, जिसका एग्जैक्ट इटियोलॉजी आज तक पता नहीं चल पाई है। ओके। परंतु अगर देखा जाए, बहुत सारे रिसर्च या बहुत सारे जो अभी पेपर वर्क्स हैं जिन पे देखा गया है कि ये जो ऑटिज़म जैसी बीमारी जो आजकल में कोविड के बाद बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, ये कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, या जो मदर है अगर वो कोई अल्कोहल अब्यूज़ कर रही है, टैबाको ले रही है, या रॉन्ग मेडिकेशंस हो गया है, ये काफ़ी स्ट्रेस फैक्टर रहा है, या और भी बहुत सारे कारण होते हैं, या हेरेडिटी फैक्टर होता है, उसकी वजह से भी देखा जाता है। प्लस
बच्चे में अगर उसके ब्रेन में हाइपोक्सिक कंडीशन, मतलब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाई है, बच्चा रोया नहीं है, प्रीमेच्योर है, तो ऐसे कंडीशन में भी स्पीच डिले देखा जाता है। और मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि कई बार बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि इनका पापा लेट से बोला था, या बच्चे हम्म। लेट से बोलते हैं, तो ये मिथ्स है। अगर आपके बच्चे को 18 महीने में अगर कुछ स्पीच नहीं आती है तो आप जरूर किसी स्पेशलिस्ट से मिलें और उसका असेसमेंट कराएं। और ओके। अगर ऐसे केस में आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और साथ में बहुत सारी इंटीग्रेटेड थेरेपीज होती हैं। अगर उसका आप साथ में इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चे में, तो और कम टाइम में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन से आपको। अच्छा, क्या कोई ऐसे सिम्टम्स आप बता पाएंगे जिससे कि एक माँ या फिर जो पेरेंट्स है वो ये जान सके कि हमारे बच्चे को स्पीच डिले है? कोई सिम्टम्स है इस सबसे तरह के? पहले बताना चाहूँगा कि मैं जैसे कि रेड अलर्ट सिम्टम्स बोलते हैं, जो कि ऑटिज्म में देखे जाते हैं। जैसे कि बच्चे का जो कम्युनिकेशन होता है वो बिल्कुल ही एबनॉर्मल होता है, जैसे कि उसके नाम से पुकारा जा रहा है तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो सोशल नहीं हो रहा है, काफ़ी एंटी सोशल है, और उसकी स्पीच बिल्कुल ही ना के बराबर है। या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा माँ या पापा बोलना स्टार्ट किया था, वो कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल बोलना बंद कर दिया। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, और खास करके कई बार ऐसा देखा गया है कि जो पेरेंट्स, जो माता पिता दोनों ही वर्किंग हैं और अपने बच्चे को वो किसी गैजेट्स के थ्रू, मोबाइल, टेलीविज़न के थ्रू वो अपनी फूडिंग करा रहे हैं, या उस टाइम ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइम बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में ये ज़्यादा समस्या देखी गई, स्पीच डिले, जिसे वर्चुअल ऑटिज्म के नाम से भी आजकल देखा जाता है। हम्म। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये सलाह देना चाहूँगा कि जो समय बच्चे का आपको देना चाहिए वो आप ज़रूर दें। उनको मोबाइल्स, टेलीविज़न या गैजेट्स से ना करें, क्योंकि वर्चुअल ऑटिज़्म में क्या होता है कि बच्चा जो होता है विज़ुअली, मतलब जो जब ज़्यादा समय वो मोबाइल पर 7 से 8 घंटे व्यतीत करता है, तो उसका जो ऑडिटरी और जो विज़ुअल जो नर्व होती है वो काफ़ी स्टिमुलेट हो जाती हैं। हम्म। ऐसे केस में ब्रेन का जो अदर जो पोर्शन जिस समय डेवलपमेंट होना होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है। हम्म। ओके। अच्छा, इसमें एक देखा है हमने भी सोसाइटी में लोग क्या करते हैं कि जैसे बच्चा खाना नहीं खा रहा है, ठीक है? तो खाना नहीं खा रहा है तो जैसे ही अभी आपने बोला, उसके सामने मोबाइल रख दिया और उसको खाना खिला रहे, वो देख रहा है खाना खिला रहे, देख रहा है वो उसको खाना खिला रहे, फिर वो खाना खाने लगता है। इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है? ये एक बिहेवियर होता है, अगर आप उस बिहेवियर को आप अगर चाहें चेंज करना तो उनके पेरेंट्स चेंज कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो अपने मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम में बताना चाहूँगा सभी पेरेंट्स से कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका बच्चा है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको निभाएं, ताकि आपका बच्चा जो है एक नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सके। क्योंकि आप इस भागती ज़िंदगी में इतनी तेज़ स्पीड से भाग रहे हैं, जिसमें आप शायद भूल रहे हैं कि आपके बच्चे के आपकी जो कुछ जिम्मेदारी है वो हम्म। आप निभा नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले कि उसको फ़ोन, टेलीविज़न से दूर रखें, और उसके एक जो लव अफेक्शंस, क्योंकि ब्रेन में भी हमारे बहुत सारे हम्म। सेंटर्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, और अलग-अलग लोब्स होते हैं, जिसमें अलग-अलग सेंटर्स में अलग-अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं, चाहे वो ऑडिटरी हो, चाहे विजुअल हो, चाहे इमोशन हो। तो सब चीज़ के डेवलपमेंट के लिए जब तक आप उस चीज़ों को, बच्चे को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, चाहे बच्चा आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, या सराउंडिंग में क्या हो रही है, या मदर फादर का जो टाइम चाहिए, जिससे एक अफेक्शंस होते हैं, या हम्म। ये भी देखा गया है रिसर्च में कि कई बार जो होते हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जैसे डोपामिन या हम्म। एड्रेनलिन, ऐसे बच्चों में बहुत कम पाए जाते हैं। इनका रीजन यही है कि उसको एक गैजेट्स के थ्रू आप उसको एक स्टिमुलेशन देते हैं, जिसमें बच्चा एंगेज रहता है। मैं सभी को यही निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चे को पूरा समय दें, ताकि उस बच्चे के अंदर जो प्रॉपर डेवलपमेंट होना है, चाहे वो सेंसरी हो या मोटर हम्म। हो, प्रॉपर तरीके से हो सके। ओके। तो क्या सलाह देना चाहेंगे माँ बाप को कि आप कम से कम जब आपका बच्चा पैदा हो, 2-4 महीने का हो, या फिर आपको लगे कि अब बोलने वाला है, मतलब थोड़े बहुत साउंड निकालने वाला है, तो क्या गलती वो ना करे जिससे कि उन बच्चों को स्पीच डिले ना हो? सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं, ये सभी को ज़्यादातर खास करके घर में जो दादियाँ होती हैं, वो ऑलरेडी मदर को सारी चीज़ इंस्ट्रक्शन हम्म। देती हैं कि बच्चा कब बच्चे को कब खाना खिलाना चाहिए, कब पानी पिलाना चाहिए, किस एज में बच्चा चलने लगता है। वो सारी चीज़ें जो एक बेसिक घर में होनी चाहिए, सबसे पहले तो प्राइमरी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। हम्म। प्लस सेकेंडरी कि जब वो बच्चा एक 6 मंथ का हो जाता है, तो उसको क्या-क्या चीज़ें उसके बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती हैं, चाहे फूड फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, उसको अगर रिक्वायरमेंट है, जो उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस उसके जो सेंसरी हैं या जो मोटर चीज़ें होती हैं, जो कि उसके लाइफ के आगे जो डेवलपमेंट होता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उसका विशेष ध्यान रखें। प्लस पेरेंटल केयर, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बच्चा अपनी मदर से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है। एक टाइम पे उसको उसको कोशिश करें कि जो पेरेंटल ट्रेनिंग देनी चाहिए वो देना चाहिए, और पूरा समय उसको जो इनिशियल डेज में जो माँ का एक प्यार होना चाहिए,
जैसे या फीडिंग जो कराते हैं मतलब वो प्रॉपर होना चाहिए। ओके, ऑटिज्म की थोड़ा बात करते हैं। तो ऑटिज्म अक्सर बहुत पॉपुलर शब्द है, देखा जाता है। तो ऑटिज्म क्या है, अगर एक आसान भाषा में समझाए, और अगर कैसे मम्मी पापा को ये पता लगे कि कहीं आपके बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं है? क्या कुछ साइन इस तरह के होते हैं बच्चों में जो वो दिखाने शुरू कर देते हैं? जी, बताना चाहूँगा कि ऑटिज़्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, जो कि आज बहुत ही कॉमन हो गया है। अगर हम हम्म। 5 बच्चों में देखते हैं, तो 2 बच्चों में ये ऑटिज़्म जो है बहुत ही कॉमन है। हम्म। इसमें अगर हम रेड लाइट सिम्पटम्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं जो बच्चा होता है, इसमें स्पीच जो होती है, ये नहीं होती पाई जाती है। दूसरा, उसका आई कॉन्टैक्ट बहुत पुअर होता है, वो एंटी सोशल होता है, अपने आप को आइसोलेट करके रखता है, एक ही चीज़ में वो एंगेज होता है, उसका बिहेवियर जो होता है रिपिटेटिव होता है, कोई भी हम्म। एक्टिविटी कर रहा हो तो रिपीट रिपीट करता रहता है। हम्म। प्लस वो कई बार देखते हैं कि जंपिंग करता रहता है, या हम्म। कई बार वो हैंड को फ्लिपिंग करता रहता है, या एक जगह पर बैठता नहीं है, वो गोल गोल घूमता रहता है, या एक ही जो खिलौना उसको पसंद आता है उसी पे उस साथ वो प्ले प्ले करता रहता है। तो हम्म। ये ज़्यादातर सिम्टम्स देखे जाते हैं बच्चों में। अगर ऐसे सिम्टम्स आपके बच्चे में हैं, तो आप जरूर एक बार अपने किसी भी निकटतम होम्योपैथिक डॉक्टर से आप जरूर संपर्क करें और इसका असेसमेंट कराएं। ओके, एडीएचडी और ऑटिज्म एक ही है या फिर इसमें कुछ डिफरेंस है? अगर है तो फिर क्या है? ऑटिज्म एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज आती हैं, बहुत सारे और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि एडीएचडी जो है, जिसका अगर हम बात करें तो ये होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है। एडीएचडी में और ऑटिज्म में बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि जो एडीएचडी के बच्चे होते हैं उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो ऑटिज्म से बच्चों से काफ़ी ज़्यादा होता है। एडीएचडी के बच्चे नॉर्मल होते हैं, क्योंकि उसमें कई बार देखा जाता है कि बच्चा बहुत जल्दी इजी डिस्ट्रैक्ट होता है। हम्म। डिस्ट्रक्टिविटी बच्चे जो होती है एडीएचडी में वो वापस आ जाती है, अगर बच्चा किसी स्टिमुलाई से डिस्ट्रैक्ट हुआ तो अपने दोबारा अपने उस टॉपिक पे आ जाता है। जबकि ऑटिज्म में क्या होता है कि अगर कोई डिस्ट्रक्टिव हो गया बच्चा, तो उसको वापस अपने फॉर्म में लाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। प्लस ओके। एडीएचडी में क्या होता है कि DSM-5 क्राइटेरिया है, जिसके अकॉर्डिंग हम एडीएचडी को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें हाइपर एक्टिविटी और इनअटेंटिविटी आता है। हाइपर एक्टिविटी में अगर बात करते हैं तो बच्चा एक जगह टिक कर नहीं बैठता है, अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाता है, बच्चे में ऐसा लगता है कि मोटर लगी हुई है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे उसको हम्म। चलना चाहिए वहाँ पे दौड़ने लगता है। हम्म। उसको भी कोई भी टास्क दिया जाता है तो वो मतलब क्वेश्चन पूछने पे वो पहले ही आंसर देने लगता है। हाँ। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो एडीएचडी में हाइपर एक्टिविटी में देखे जाते हैं। और अगर इनअटेंटिविटी की बात करते हैं तो बच्चा कई बार क्लास में ध्यान नहीं दे पाता है, उसको कोई भी टास्क दिया जाता है तो कंप्लीट नहीं कर पाता है, हम्म। चीज़ों को खो देता है, अपनी चीज़ों को जो डेली एक्टिविटीज़ को करने के लिए भूल जाता है वो। ये हम्म। सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं, और इन सिम्टम्स में अगर ये सिम्टम्स बच्चे में 6 से ज़्यादा सिम्टम्स अगर लगातार 6 महीने में पाए जाते हैं तो वो एडीएचडी के कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। और ऐसे में होम्योपैथी बहुत ही अच्छा काम करती है, क्योंकि होम्योपैथी एक इंडिविजुअलाइजेशन के थ्रू मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें बच्चे के उसका जो बिहेवियर है, प्लस उसका जो बर्थ हिस्ट्री रही है, प्लस उसके मदर की भी हम लोग इंट्रायूटाइन हिस्ट्री लेते हैं। सबसे खूबसूरत बात होम्योपैथी में ये है कि बच्चे की माँ, जैसे कि ये जो बीमारियां होती हैं, चाहे वो एडीएचडी हो, ऑटिज्म हम्म। हो, हम्म। इसका देखा गया है कि ये जो इनिशिएशन होता है वो मदर के इंट्रायूटाइन, जिस समय बच्चा 9 मंथ बच्चे माँ की कोख में होता है, उस टाइम पे ही इसमें जो चेंजेस आते हैं, चाहे वो इमोशनल फैक्टर हो, चाहे वो कोई डिस्टर्बेंस हो, या कई बार डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से होता है, या कोई मेंटल ट्रॉमा की वजह से होता है। तो ये जो मदर के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसका बच्चे के डेवलपमेंट में उसका असर पड़ता है। या कई बार देखा जाता है कि मदर में बहुत सारा कोई एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो रही हो, या कोई गलत मेडिकेशन हो गया हो, तो या और भी कोई बीमारी हो गई हो, तो हम्म। उसका ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से सबसे मैं महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को, कि जिस तरीके से पहले ज़माने में बहुत ध्यान रखा जाता था, जो प्रेग्नेंट लेडी होती थी बहुत केयर किया जाता था, पूरे घर में ऐसा माहौल बनाया जाता था, जो कि आज की डेट में बिल्कुल ही नहीं है। तो इस वातावरण का होना बहुत ज़रूरी इसलिए है, क्योंकि उसका सारा इफेक्ट जो है बच्चे के डेवलपमेंट में पड़ता है। और आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि उस जो जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए ना होके एक स्ट्रेस फैक्टर, या कई बार मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, मदर भी प्रेगनेंसी के टाइम पे जॉब कर रही होती है, जिसमें स्ट्रेस जी। फैक्टर हम्म। काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ओके। बताना चाहूँगा कि मदर का केयर भी बहुत ज़रूरी है, ऐसी हम्म। बीमारियों को अगर प्रिवलेंस रेट को कम करना है तो। मतलब ये है कि अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ, तो अगर ये कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है, जी, तो घर में उसके लिए खुशी का माहौल होना चाहिए, जी, कोई बहुत स्ट्रेस बढ़िया। नहीं होना जी, चाहिए, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना जी, चाहिए, कोई इस तरह की भद्दी भाषा में बात इस तरह जी, से नहीं होना चाहिए। उससे एडीएचडी होने का खतरा रहता है, जी, उसका सीधा असर जो है बच्चे पे पड़ता है। जी, यही ना सर? जी। ओके।
तो क्या एडीएचडी को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, या फिर क्या ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए हमने दवाई के या फिर जो है थेरेपी के द्वारा एडीएचडी को थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया हो, लेकिन जब बच्चा जो है 15 साल का हुआ, 16 साल का हुआ, वहां पे वो फिर से मतलब वो ट्रिगर करे, इसको थोड़ा सा अगर आप आसान भाषा में समझा पाए तो। जो एडीएचडी या ऑटिज्म की हम बात करते हैं या जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, अगर इसको कम एज में, जैसे हम बात करते हैं कि 3 से 5 साल के बीच में अगर इसको हम डायग्नोज कर लेते हैं और सही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं, साथ में इंटीग्रेटिव थेरेपीज जो होती हैं, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपीज हो और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज होती हैं, अगर उसको आप सही समय पर देते हैं तो ऐसे केसेस में रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। हम्म। और अगर आप लेट करते हैं, कई बार देखा जाएगा कि जब पेरेंट को जिस समय इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था उस समय ध्यान ना दिया, अगर बच्चे की उम्र 15 साल से ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा रिकवरी के चांस कम होते हैं। परंतु अगर होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप अपने बच्चे को देते हैं तो उसमें से हाइपर एक्टिविटी हो गया या उसका एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया या बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाना या बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो जाना जिससे वो लोगों को मारने लगते हैं या कई बार चीज़ों को तोड़ने लगते हैं, तो ऐसे केसेस में होम्योपैथी काम करती है। परंतु अगर कम पहले ही इसका डायग्नोज किया जाए और सही ट्रीटमेंट दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और हम लोगों ने बहुत सारे केसेस को होम्योपैथी में ऐसे केसेस को ठीक किए हैं और बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट रहे हैं। ओके। तो 15 साल की उम्र में भी मतलब एडीएचडी रह सकता है? हाँ, अगर नॉर्मल जो बच्चे हैं और 15 ईयर के जो बच्चे होते हैं उसमें देखा यही जाता है कि जो इंटेंसिटी होती है, चाहे वो हाइपर एक्टिविटी की हो चाहे इम्पल्सिविटी की हो, अगर प्रॉपर केयर नहीं किया गया या उनको पेरेंटल केयर नहीं दिया गया या थेरेपीज या हम्म। कोई मेडिकेशन नहीं दिया गया तो हम्म। धीरे धीरे उनके अंदर जो एनर्जीज होती हैं वो एक ही पॉइंट पर फोकस होकर और बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव फॉर्म ले लेती हैं। और ऐसे केस में कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि बच्चों में जब एज हो जाती है तो काफ़ी मस्कुलर हो भी हो जाते हैं, एनर्जी भी हो जाती है और जिस डायरेक्शन में वो एनर्जी को अपने फोकस करते हैं वो सारी एनर्जी उसी में लगा देते हैं, तो ऐसे केस में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके। तो क्या ऐसा कुछ है कि, या फिर ऐसे क्या सलाह आप माँ बाप को देना चाहेंगे जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जी। कि जब उनके बच्चे पैदा हो तो किन 3-4 चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनको एडीएचडी जैसे सिम्टम्स ना आए, या फिर वो अगर आने से पहले ही उसको कुछ ऐसी थेरेपी से खुद ही अगर वो घर में देने लगे और वो ख़त्म हो जाए, बच्चा उनका ठीक ठाक रहे, तो क्या 2-4 थेरेपीज या काम उनको करने चाहिए? बताना चाहूँगा कि खास करके जो अगर प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी हुई है वो अगर सिजेरियन हुई है हम्म। और जिस समय बर्थ हुआ था उस समय बच्चा रोया नहीं है हम्म। और बच्चा जो है ऐसा लग रहा है कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या कई बार वो जब बच्चा हुआ था उसके बाद उसको एक आईसीयू में रखा गया काफ़ी लंबे समय तक, तो उस केस में बच्चे को डॉक्टर्स के साथ ऑब्जर्वेशन में रखें और वैक्सीनेशन जो उनको दी जाती है प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन कराएं, हम्म। उसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और साथ में ये चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे का जो मॉनिटरिंग है, जो रेगुलर चेकअप वो कराते हैं ताकि उसके जो ब्रेन में अगर कोई भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम आ रही है या जो न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रही हैं हम्म। वो पूरी तरीके से एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स के मॉनिटरिंग में हो हम्म। ताकि एक करेक्ट मेडिकेशन दी जा सके या जो भी अल्टरनेटिव और मेथड्स हों उसको अपनाया जा सके और बच्चे को उससे बचाया जा सके। ओके। रोल क्या होता है थेरेपी का एडीएचडी में? देखिए, रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है थेरेपीज का क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो हम ज़्यादातर क्या होती हैं ब्रेन लेवल पर जाके एक्ट करती हैं और ओके। ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं। और थेरेपीज भी क्या करती है कि जो थेरेपीज में बहुत सारे एक्सरसाइज है, बहुत सारी चीज़ें जो परफॉर्म की जाती हैं वो जो स्टिमुलाई होते हैं उसको, और जो नर्व कंडक्शंस होती हैं बेसिकली जो न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका तंत्र जो होती है वो हम्म। बेसिकली न्यूरॉन से बने होते हैं। हम्म। तो जो थेरेपीज जब होती हैं तो उसमें क्या होते हैं कि स्टिमुलाई होते हैं जिसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें जो कंडक्शंस होता है वो फास्ट होता है। हम्म। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो थेरेपीज होती हैं उसमें उससे क्या होता है कि अगर मसल्स वीक हो रहे हैं तो वो भी उसमें स्ट्रेंथनिंग आ जाती है। प्लस जो स्टिमुलाई जो ब्रेन को जाना चाहिए वो बार बार थेरेपी कराने से उस स्टिमुलस से ब्रेन एक्टिवेट होता है और जो जो एरिया जो डेवलप नहीं रहता है या जिसमें ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो कम होता है जिसकी वजह से ये सारी एबनॉर्मलिटी हो जाती है, वहाँ सर्कुलेशन भी धीरे धीरे फास्ट होने लगता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है थेरेपीज भी ऐसे केसेस में। ओके। हमने कोविड में ये सुना है कि कोविड के दौरान जो है, जो भी बच्चे मतलब पैदा हुए उस दौरान 1-1.5 साल में, 2 साल में, उनमें एडीएचडी बहुत ज़्यादा पाया गया है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि एक फियर जो कोविड के टाइम पे जब बच्चे माँ के कोख में थे तो उस टाइम पे मदर को एक फियर था, स्ट्रेस, वही जो आप बात कर रहे जो थे अभी। स्ट्रेस हाँ। और फियर जी जी जी। जिसका रिजल्ट हम लोगों ने देखा कि अब उसके बाद जितने भी हमारे ओपीडी से पेशेंट लगातार जी। आए हुए हैं वो सारे अगर हम पूछते हैं कि बच्चे जो हुआ
वो कब हुआ तो वो बोलते हैं कि कोविड के टाइम पे था और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उस समय उनके फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी या हम्म उनके हस्बैंड बाहर थे, उनको एक फियर था, या हम्म कई बार ये भी बहुत ज़्यादा फियर था कि बच्चा जो है किस तरीके से उसकी डिलीवरी होगी, हॉस्पिटल तो सारे ऑक्यूपाइड हो रखे हैं। ऑक्यूपाइड रखे तो हैं। वो जो फियर हार्मोन या जो स्ट्रेस की वजह से जो बच्चे के जो जो डेवलपमेंट प्रॉपर होना था, ये यही सबसे खूबसूरत चीज़ है होम्योपैथी में कि हम लोग जो है बाकी जो जो ट्रीटमेंट होता है जो सिस्टम में, उसमें मदर को इंक्लूड नहीं किया था। और होम्योपैथी की सबसे खूबसूरत चीज़ यही है कि हम लोग जब भी ऐसे केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम्म बच्चे के साथ साथ उसकी माँ का भी हम लोग केस लेते हैं, उसके आधार पर बच्चे को दवा दी जाती है, ताकि एक इमोशनल जो डिस्टर्बेंस था, जो कोविड हम्म की जो बात हम लोग कर रहे थे कि कोविड में जो हम्म इमोशनल डिस्टर्बेंस या किसी की डेथ हुई, हम्म जैसे ग्रीफ या बहुत सारी चीज़ें जिससे वजह से उसकी मदर सफ़र कर रही थी जब हम्म प्रेग्नेंट थी, हम्म तो उसकी वजह से भी हम लोगों ने होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जिसको अगर उसकी मदर की इंट्रायूटेरिन हिस्ट्री हम लोग देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके बेसिस पे प्रिस्क्राइब करते हैं, तो बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट देखने को मिले हैं। और बहुत सारी रिसर्च भी हुई है होम्योपैथी में, जिसमें मदर के इंट्रायूटाइन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में। ओके। बच्चों में कितने तरह के बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकते हैं, निकल के आ सकते हैं एडीएचडी या ऑटिज्म के अलावा, अगर मैं पूछूं तो? एडीएचडी हो गया, ऑटिज्म हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, स्पीच डिले हो गया, बिहेवियर प्रॉब्लम हो गया, एंजाइटी हो गया, ये बहुत और भी बहुत सारी। बिहेवियर प्रॉब्लम मतलब किस तरह का, क्या क्या गलतियां करता है वो, क्या साइन बिहेवियर प्रॉब्लम सिम्टम्स? की बात करते हैं, जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, किसी हम्म के कंट्रोल में नहीं है, लोग को हिट कर दे रहा है, हम्म उसको ये मतलब पहचान नहीं पा रहा है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ें हार्मफुल हैं, कौन सी चीज़ें बेनिफिशियल हैं, कौन सी हम्म एक्टिविटी वो करेगा जिस ना करे जिसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। हम्म या बहुत सारी चीज़ें जो गलतियाँ, जैसे घर में बच्चे को ये नहीं पता है कि लाइटर्स या मैच स्टिक अगर वो यूज़ कर लेता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और या कई बार क्या होता है कि स्कूल्स में भी बच्चे जो होते हैं दूसरे बच्चों को हिट कर देते हैं, जिससे वजह से बहुत सारी कंप्लेंट्स या मदर फादर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, या जैसे उसकी स्कूलिंग है, एग्ज़ाम हम्म परफॉर्म ना कर पाना, लिख ना पाना, एंजाइटी हो जाना, फियर हम्म डेवलप हो जाना, तो हम्म ये सारे बिहेवियर प्रॉब्लम्स और भी होते हैं ऑटिज्म और एडीएचडी के अलावा। या लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाना, या बच्चे का आईक्यू लेवल कम होना, ये हम्म। भी बहुत सारी डिसीज़ होती हैं जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर आती हैं। ओके। एक लर्निंग के भी हम लोगों ने, आपने बोला जी, कि वो लर्निंग डिसऑर्डर बोलते हैं उसको? लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं उसको। लर्निंग हाँ। डिसेबिलिटी, ओके। क्या होता है इसमें, बच्चे क्या गलतियां करते हैं, मतलब वो किस चीज़ पे उनके जो इम्पैक्ट पड़ता है वो नहीं हो पाता सीखने लर्निंग में? डिसेबिलिटी वही कि एक एज के अकॉर्डिंग से धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है, तो एज के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें उसको आ जानी चाहिए, या आईक्यू लेवल जो होता है उसका इंक्रीज होना चाहिए। तो आईक्यू लेवल जो है वो जब चेक करते हैं तो उस एज के अकॉर्डिंग वो नहीं होता है, जिसके हम्म आधार पर हम लोग वर्गीकरण करते हैं कि बच्चा का जो आईक्यू लेवल है वो कम है, जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी बोल सकते हैं हम लोग। ओके। तो आईक्यू को, बच्चे का अगर आईक्यू अच्छा रखना है तो किस तरह किन बातों पे ध्यान देना चाहिए अगर हमको? बच्चे के आईक्यू लेवल को अच्छा करना है, तो जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिसके नाम से हम लोग अभी बात कर हाँ रहे थे, हाँ, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं, ओके। चाहे वो कोई आउटडोर एक्टिविटी हो या मोटर न्यूरॉन्स एक्टिविटी हो, हम्म या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट होता है वो कर सकते हैं, जिसमें आउटडोर एक्टिविटीज़ खास करके काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिसमें ओके गेम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ओके। खास करके ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म एडीएचडी के शिकार हैं, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम में से मैं सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे को एडीएचडी, ऑटिज्म या लर्निंग डिसेबिलिटी है, हम्म तो आप अपने बच्चे को कोशिश करेंगे घर के बाहर कम से कम 2 से 3 घंटे का समय ज़रूर उसके साथ व्यतीत करें, और जिसमें रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, ओके। या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे बास्केटबॉल खेलना हो गया, हम्म जिसमें कि एक जगह पे उस बच्चे को कंसंट्रेट करके बॉल फेंकना होता है। ये सारी जी चीज़ एक्टिविटीज़ करेंगे, तो जी। उसमें ये जो ब्रेन जो होता है वो उसका डेवलपमेंट और बेटर हो जाता है। ओके। अच्छा डॉक्टर प्रिंस, थोड़ा मैं होम्योपैथिक को लेके आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, हमने देखा है कि होम्योपैथिक में इंजेक्शन नहीं लगाए जाते, जी, जिससे वो डरा जाता है, ठीक है। कहते हैं कि होम्योपैथी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जी, होता होगा तो शायद बहुत कम होता होगा, ठीक है। तो होम्योपैथिक साइंस को मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि ये मतलब ये साइंस कहाँ से निकला है, और कैसे ये मतलब आपकी हेल्थ के लिए इतना कारगर साबित होता है कि आपको जो है कोई पेन भी नहीं होता है, और आपको जो है कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, और फिर आप अच्छे से ठीक भी हो जाते हैं।
तो थोड़ा इस साइंस को समझना वो चाहता हूँ, उसके रूट को समझना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा आपको कि होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है हम्म। जिसमें सबसे पहले जो हम लोग मेडिसिन देते हैं वो कभी भी ऐसी नहीं होती कि जैसे पैरासीटामोल हो गई या कोई भी ऐसी मेडिसिन हो गई जो हम्म। बुखार के लिए कॉमन है। होम्योपैथी के लिए हर एक इंसान की जो मेडिसिन है वो अलग होती है, चाहे वो बुखार के लिए आ रहा है पेशेंट, या वो पेट दर्द के लिए आ रहा है, या कोई बड़ी बीमारी के लिए आ रहा है। हर एक पेशेंट की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, और इन दवाइयों को जो चयन किया जाता है ये बेसिकली इंसान के मानसिक शारीरिक लक्षणों के साथ साथ उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर और एक केस टेकिंग। होम्योपैथी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि केस टेकिंग होती है, हम्म। और केस टेकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें हम केस टेकिंग करने के बाद पेशेंट के सिम्टम को एनालाइज करते हैं, हम्म। उसको इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं, उसके बाद होम्योपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और होम्योपैथी मेडिसिन जैसे कि आपने बात की कि कभी एग्रेवेट नहीं करती है, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन जो है ये इस नैनो पार्टिकल्स जो होती है उस पर वर्क करती है। कई बार बहुत सारे लोग इसको प्लेसिबो भी बोलते हैं, पर इस पॉडकास्ट के माध्यम बताना चाहूँगी कि बहुत सारी अभी आईआईटी दिल्ली में रिसर्च भी हो गई हुई है, जिसमें नैनो पार्टिकल्स पे जैसे बात किया जाता है कि नैनो पार्टिकल्स में इसकी रिसर्च हुई है कि होम्योपैथी जो है वो सेलुलर लेवल पे जाकर एक्ट करती है, जिससे कि शरीर के हर एक अंग, अगर आप कोई बीमारी लेके आ रहे हैं, चाहे वो बुखार हो, पेट दर्द हो, या किसी भी तरीके की, तो होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति होती है आपके हर एक सेलुलर लेवल पे जाके एक्ट करती है, और एक आपको एक होलिस्टिक अप्रोच देती है, जिसमें आपका शरीर का हर एक, अगर कोई डिस्टर्बेंस है, कोई वाइटल फोर्स में कोई डिस्टर्बेंस है, तो सबको रिस्टोर करती है। और रही साइड इफेक्ट की, इसमें बिल्कुल ही बताना चाहूंगा कि साइड इफेक्ट नहीं होता है। और अगर होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन बिल्कुल सटीक तरीके से किया जाता है, तो ये और भी पैथी की जो दवाइयाँ होती हैं उससे और फास्ट रिलीफ दिलाती है। जो लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लेट हाँ। में काम करती है, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर दवाई का चयन हम्म। सटीक किया जाता है तो वो विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर वो अपना रिजल्ट दिखा देती है। होम्योपैथिक। जी। ओके, मैंने एक बात और देखी है होम्योपैथिक में, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि होम्योपैथिक की जितनी मेडिसिन होती है मुझे टैबलेट देखने को बहुत कम मिलती है। टैबलेट बहुत कम ज़्यादा होती है, या फिर क्या करते हैं अक्सर वो जो छोटी छोटी गोलियां होती है उसमें डाल के देते हैं कि उसको आप, ये उसके पीछे का रीज़न क्या है, और टैबलेट्स ना होना इसके पीछे का कोई साइंटिफिक रीज़न है? जी, जैसे बहुत सारी साइंस के अपने अपने सिद्धांत होते हैं, उसी तरीके से होम्योपैथी का सिद्धांत है कि लॉ ऑफ मिनिमम, मतलब आप कितनी मिनिमम डोज देके उस पेशेंट को ठीक कर पा रहे हैं, कि मेडिसिनल सब्सटेंस मिनिमम हो, और वो पेशेंट की बॉडी में जब वो इंटेक करता है तो जाके सेलुलर लेवल पर एक्ट करता है, और ये सारी जो जो भी डिस्टर्बेंस है तो हील कर पाती है। तो जो लॉ मिनिमम है, जिसमें कि हम दो डोज जो देते हैं, मिनिमम डोज जो होती है मेडिसिनल सब्सटेंस की, वो जो देते हैं, तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जो थे, जो एक बहुत बड़े एलोपैथिक डॉक्टर थे, जो कि बाद में वो होम्योपैथिक में कन्वर्ट हुए और होम्योपैथी की रिसर्च की, और वो जिनको आज फादर ऑफ होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने जर्मनी से होम्योपैथी को इसकी शुरुआत की। तो उन्होंने ही ये कुछ लॉ दिए थे, जिसमें लॉ मिनिमम डोज आता है, लॉ ऑफ सिम्प्लिमा है, बहुत सारे लॉ दिए थे। उस लॉ के आधार पर ही होम्योपैथी काम करती है। तो ये जो हम आपने बात किया कि बहुत कम क्वांटिटी होती है जो हम्म। मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि ये जो लॉ है, जो अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और बहुत से ऐसे ऐसे केस, जैसे सोरियासिस हो गया, या कई बार आप देखते हैं कि कोमा में पेशेंट है, इपिलेप्टिक अटैक पड़ रहे हैं, हम्म। या और भी बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं वो सिंगल डोज में भी ठीक हो जाती हैं, अगर दवा का चयन सही तरीके से और होम्योपैथी के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है तो। सो डॉक्टर प्रिंस, एक स्टेटमेंट अक्सर सुनने को मिलता है कि जब आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं तो जो दवाइयाँ होती है होम्योपैथी की, वो क्या करती है, सबसे पहले तो आपके शरीर में आपकी बीमारी को बढ़ा देती है, कुछ ऐसा बोलते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है, या फिर इसमें ये मिथ है, क्या है? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन रहता है। तो बताना चाहूँगा कि जो फादर ऑफ होम्योपैथी थे, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, उन्होंने एक ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बुक लिखी जिसमें सारे होम्योपैथिक सिद्धांत लिखे हुए हैं। उसमें एफोरिजम नंबर 26 में ये मेंशन है कि जैसे कि होम्योपैथी हम बात करते हैं कि जिन सिद्धांतों की बात करते हैं उसमें एक लॉ ऑफ मिनिमम है, जैसे हम्म। जो दवाई हम देते हैं पेशेंट को, वही सेम सिम्टम्स अगर हम दवा किसी हेल्दी ह्यूमन में भी देते हैं तो सिम्टम प्रोड्यूस करती है। मतलब जो दवा होम्योपैथिक जो होती है, जिस सिम्टम्स से जिसके दवा डोज से हम पेशेंट को ठीक करते हैं, हम्म। वही दवा अगर हम किसी भी स्वस्थ हेल्दी। हेल्दी ह्यूमन पर देंगे तो वो उसी बीमारी को उसके अंदर वो सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर देगी। तो यही लॉ ऑफ सिमिलम है, जिसके आधार पर होम्योपैथी काम करती है। तो बताना चाहूंगा कि जब किसी भी पेशेंट में वो दवा दी जाती है, तो जो दवा पेशेंट को हम लोग देते हैं वो उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसकी सिम्टम्स मेडिसिन के सिम्टम्स से मैच करते हैं, ओके। जिसे लॉ ऑफ सिमिलम बोलते हैं। और उसकी जो पावर होती है
जो उसके अंदर जो बीमारी होती है उससे उसकी डोज ज़्यादा होती है जो हम दवा देते हैं, इसलिए कई बार वो स्लाइटली एग्रीवेट करती है, देन परमानेंटली इसको क्योर करती है। ओके। इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे केस में जब दवाई देते हैं और उसके पेशेंट की जो दवा सिम्टम्स से हमारी दवा बिल्कुल एक्यूरेट मैच करती है, तो स्लाइड क्योंकि हमारी दी गई मेडिसिन जो होती है उसकी पावर जो होती है उसके अंदर जो छुपी जो पेशेंट के सिम्टम होते हैं उससे हाई ग्रेड में होती है, तो स्लाइटली एग्रीवेट करती है, देन उसको परमानेंटली खत्म कर देती है। तो ओके। ये डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने एफॉर्जन नंबर 26 में मेंशन किया हुआ है, ओके। जो फादर ऑफ होम्योपैथी थे। ओके, तो फिर ये कहना सही होगा कि अगर किसी स्वस्थ इंसान ने जो है कोई होम्योपैथी दवाई खा ली तो उसको वो बीमारी हो सकती है जिसकी वो दवा नहीं, है। ये बिल्कुल भी नहीं हो हाँ, पाएगी, हाँ। क्योंकि जो मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं वो बहुत ही मतलब जैसे बात की हमने कि नैनो पार्टिकल में होते हैं, जैसे अभी जो रिसर्च जी, जी। आईआईटी दिल्ली में हुई है जो जी। नैनो पार्टिकल पे, क्योंकि उसके अंदर जो मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं बहुत माइन्यूट होते हैं, वो नैनो पार्टिकल लेवल पे होते हैं जो कि सेलुलर लेवल पे डाल के एक्ट करते हैं, और अगर कोई भी सेलुलर लेवल पे अगर कोई डिस्टर्बेंस है या वाइटल फोर्स जैसे बोलते हैं होम्योपैथी में, अगर कोई डिस्टर्बेंस है तभी वो उसके अंदर वो कोई इस तरीके से कोई चीज़ें प्रोड्यूस करेगी, अदरवाइज वो उसको नलीफाई कर देती है। ओके। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रिंस हेल्दी पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।